नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स में अपने व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। हमने अपने पिछले व्याख्यान में ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, प्लैंक रेडिएशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कॉम्पटन इफ़ेक्ट का स्टडी कर लिया है और हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर के बारे में जानकारी मिली है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कॉम्पटन इफ़ेक्ट और प्लैंक रेडिएशन लॉ की जो एक्सप्लेन किया गया वो इसी आधार पर किया गया। फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने इस संदर्भ में आगे अपना हाइपोथेसिस दिया है, जिसे हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहते हैं। और उन्होंने देखा नेचर में और उसके आधार पर अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा नेचर लव सिमेट्री एंड इफ वेव बिहेव्स लाइक पार्टिकल देन डेफिनेटली मूविंग पार्टिकल हैज़ टू बी बिहेव लाइक वेव। इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों में होना चाहिए। इस प्रकार का हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली ने अपने पीएचडी थीसिस के लिए दिया गया एंड इट वाज हिज फर्स्ट इंस्टेंस when a person got a Nobel Prize on his PhD thesis, and his thesis was wave nature of electron in 1929. For the macro particle, wavelength of matter waves are extremely small. अगर हम मैक्रो पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो जो वेवलेंथ निकल के आती है वो बहुत स्मॉल निकल के आती है, तो हम उसको कह सकते हैं इरलेवेंट है, अर्थात उसमें ड्वेल करेक्टर बहुत विजिबल नहीं होगा। लेकिन हम माइक्रो पार्टिकल की बात करें तब उसमें सिग्निफिकेंट हमें वेव लेंथ मिलेगी। और इस कार्य को डेविसन जर्मर अथवा साइंटिस्ट जीपी थॉम्सन के द्वारा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से वेव नेचर की तरह बिहेव करते हैं, उसके डिफ्रैक्शन की स्टडी की गई। आपको ध्यान होगा जीपी थॉम्सन जे थॉम्सन के लड़के हैं और जे थॉम्सन वो हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह डिस्कवर किया था। इस सबसे आगे हेज़ेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। और अगर हम मूलतः देखें तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस and Heisenberg uncertainty principle are the two main pillars on which present day this quantum mechanics is standing. However, it is true that Einstein was very critical of this uncertainty principle. परंतु आज की तारीख में भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो हेज़ेनबर्ग को वायलेट करता हो। और इस प्रकार से ये दोनों प्रयोग, डी ब्रॉगली प्रयोग और हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रयोग, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। नील्स बोर ने अपने कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल में इस बात की विवेचना की थी कि तरंग और कण, वेव और पार्टिकल दोनों प्रकार के आवश्यक हैं। ये सत्य है कि किसी प्रयोग में एक पक्ष विजिबल होता है, किसी में दूसरा, अर्थात दोनों एक साथ कभी भी विजिबल नहीं होते, ऑब्जर्वेबल नहीं होते। डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस में बतला दिया था कि किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकृति के अतिरिक्त कणीय प्रकृति भी दिखाते हैं और इस प्रकार से जो मैटर हैं अर्थात पार्टिकल हैं वह भी तरंग प्रदर्शित करने चाहिए, वेव नेचर भी रिफ्लेक्ट करने चाहिए। और इस प्रकार से मैटर पार्टिकल के साथ जो तरंग जुड़ी होगी हम उसको मैटर वेव कहेंगे। और इस प्रकार से डी ब्रॉगली ने
इनके लिए एक वेव पार्टिकल डुअलिटी का कंसेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि किसी भी डुअल बिहेवियर की जानकारी करने के लिए हम P बराबर mb मोमेंटम कण का अभिलक्षणिक गुणधर्म होगा, जबकि तरंग से जुड़ा हुआ करैक्टर उसका वेवलेंथ होगा। डी ब्रॉगली ने अनेक प्रयोग किए और उन्होंने अनेक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया कि जो पार्टिकल नेचर है किसी निकाय का कण व्यवहार उसके तरंग व्यवहार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी कण का तरंग व्यवहार तभी परिलक्षित होगा जबकि उसका कण व्यवहार लुप्त होने लगे, डिसअपियर होने लगे। अतः अगर मोमेंटम बहुत कम है, न्यून संवेगी कणों में तरंग का व्यवहार प्रदर्शित होगा और जब ऐसे कणों में तरंग का व्यवहार प्रदर्शित होगा तो वो तरंग से जुड़े हुए अनेक गुणधर्म जैसे व्यतिकरण, विवर्तन की घटनाएं प्रदर्शित करेंगे। डेविसन, जर्मर और जीपी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन की इस प्रकार से स्टडी की है। डी ब्रॉगली ने जो कंसेप्ट दिया, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एच इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट। बेसिकली ये जो डुअलिटी करैक्टर मिल रहा है ये एच की इस फाइनाइट वैल्यू के कारण ही मिल रहा है। एच की जो फाइनाइट वैल्यू है स्मॉल है, इसके कारण ये हमें करैक्टर मिल रहा है। हम इस रिलेशन को दूसरे प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिएगा बेसबॉल है और बेसबॉल का मास m है, 1 kg है, वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है। तब हम इससे लैम्डा निकालते हैं तो लैम्डा निकल के आता है 6.6 इंटू 10 की पावर -25 एंगस्ट्रॉम। आप देख सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ निकल के आया है ये बहुत कम है। दिस वेवलेंथ विद द associated matter wave is very small and in fact it is not observable, measurable. This implies that for microscopic particle, wave particle character does not reveal, does not disclose, or this concept, wave particle duality concept, is irrelevant for macroscopic particle. As far as if we consider the case of electron whose kinetic energy is of 100 eV, then lambda is equals to h by mb, और इससे अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करें then it comes out to be 1.2 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हमें कुछ बात याद रखनी है। ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास एनर्जी है जो m0c² होता है, इसका वैल्यू आप ध्यान रखिएगा ये लगभग 511 keV का है। यदि हमें किसी भी प्रॉब्लम में काइनेटिक एनर्जी का मान इससे काफ़ी कम दिया जाए तो हम नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट को यूज कर सकते हैं, परंतु यदि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगे अथवा रेस्ट मास एनर्जी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो हमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन यूज करने पड़ेंगे और उसके अनुसार जो वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e प्लस 2 m0c² का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन के इस केस में तरंग दैर्ध्य का मापन संभव है और ये जो मापन हुआ है ये 1.2 एंगस्ट्रॉम निकल के आया है। पुनः दोबारा इसी दोनों प्रयोग पर बात कीजिए। हम जानते हैं डिफ्रैक्शन की अगर हम विवेचना करें तो डिफ्रैक्शन के लिए आवश्यक शर्त है कि लैम्डा अप्रोचेस टू a। वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो लगभग बराबर होना चाहिए। अब अगर हम बेसबॉल के केस में लें तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इसलिए लैम्डा बाई a अप्रोचेस 0 होगा। लैम्डा बाई a अप्रोचेस 0 होने का मतलब है इस केस में विवर्तन प्रभाव नगण्य होंगे या दृष्टिगोचर नहीं होगा। जब विवर्तन प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि इस केस में, बेसबॉल वाले केस में, वेव करैक्टर रिवील नहीं होगा। जबकि जो हम दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, मान लीजिए जो वेवलेंथ निकल के आया है 1.2 एंगस्ट्रॉम, यदि हम a बराबर 1 एंगस्ट्रॉम ले लें, जिस प्रकार से क्रिस्टल के अंदर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है अगर हम उसके बराबर ले लें
तो निश्चित रूप से हमें इस केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। और इसी डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो स्टडी है वह डेविसन जर्मर के द्वारा किया गया है। इसका अर्थ हुआ कि यदि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में, या कहना चाहिए जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उनमें जो वेव करेक्टर है वह वेव करेक्टर इम्पॉर्टेंट है और वह रिवील होता है, डिस्क्लोज होता है, प्रकट होता है और ऑब्जरेबल है, मेजरेबल है। कुछ डिफरेंट रिलेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं। मान लीजिए हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस में बात करें तो लैम्डा निकालें तो लैम्डा उस केस में h/√2m_e आ जाएगा। इसके कई हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। लेकिन यदि हम रिलेटिविटी का यूज करें तब m बराबर m0/1 - v²/c² होगा। उस केस में एनर्जी का मान √p²c² + m0c² होगा। यह एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी और इससे हमने पीसी का मान निकाल लिया है। पीसी के मान को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में सब्स्टिट्यूट यदि हम कर दें तो ये जो मान निकल के आ रहा है, इट इज़ लैम्डा hc/pc। तो लैम्डा hc/k विदिन ब्रैकेट k + 2m0c² का प्रयोग करना है। यदि हम कोई सब एटॉमिक पार्टिकल जो b विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है तो उस केस में जो उसकी एनर्जी होगी वो qb होगी, और qb एनर्जी होने पर जो भी एसोसिएटेड मैटर वेव है उसका जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा h/√2m⁴ होगा। ध्यान रहे पुनः इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफ़ी कम है। तो इस प्रकार से जो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे उसका मान निकल के आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम/√v। ध्यान रहे इस प्रकार का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है, इस फार्मूले में जो पैरामीटर रखे गए हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा गया है, मास रखा गया है, और इस प्रकार से जो वेवलेंथ आई है वह वेवलेंथ 12.27 एंगस्ट्रॉम /√v है। इस प्रकार का जो फार्मूला है वह हम प्रोटॉन और ड्यूटेरियम के लिए भी कर सकते हैं। अब हम इस हाइपोथेसिस के आधार पर अनेक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और उनको सॉल्व करके इस हाइपोथेसिस को और अच्छे ढंग से लर्न कर सकेंगे। धन्यवाद।